नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमने एक श्रृंखला चला रखी है एनटीए नेट जेआरएफ का। टारगेट बैच हमारा 2022 का है और आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपकी परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन हम लोग तो तैयारी में बहुत पहले से जुट गए हैं। हमने यूनिट 7 समाप्त कर ली है। यूनिट फर्स्ट के कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं और यूनिट 9 ये जो है लगभग आपके समाप्ति के कगार पर है। मित्रों, मैं सबसे पहले आप लोगों को कहानी, निबंध, उपन्यास यानी जितनी गद्य विधाएं हैं उन सब का अध्ययन करवा रही हूँ। उसके बाद हम लोग साहित्य को विस्तार से एकदम पढ़ेंगे, व्याकरण और साहित्य को। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज के जो निबंध है हम देखेंगे। ये शिव शंभु के चिट्ठे है। शिव शंभु का चिट्ठा नामक जो निबंध बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है वह जो है 8 भागों में विभाजित है। इन्होंने जो चिट्ठा लिखा है वह 8 भागों में है और 8 भागों का 8 वीडियो में लेकर के आऊँगी ताकि छोटा छोटा वीडियो आपको समझने में परेशानी ना हो, अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाएँ, लिख पाएँ और प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा हाल में हल करके आएँ। तो आज ये जो पहला भाग है इसका टाइटल है ये लाड कर्जन बनाम। ठीक है मित्रों, तो आगे इसको आज हम पढ़ेंगे। उसके पहले आप देख लीजिए कि हमारे चैनल पर इतने सारे बैचेस चलाए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो आप अवश्य ही ज्वाइन करें। बहुत ही उपयोगी होंगी ये सारी कक्षाएं आपके लिए, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए अब हम आज का निबंध देखते हैं। ये निबंध भाग 1 है शिव शंभु के चिट्ठे का और यह बनाम लाड कर्जन है। देखिए, बाल मुकुंद गुप्त जी ने बहुत ही तीखा व्यंग किया है अंग्रेजी के ऊपर, अंग्रेजी शासन के ऊपर। हम उसे पढ़ते चलते हैं। माई लाड, लड़कपन में इस बूढ़े भगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वह बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभु शर्मा बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था, केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। पर बालक शिव शंभु तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा के बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या होगा? आज यह वही शिव शंभु है। स्वयं इसी को उस बाल काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभु सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेल का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुल उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीची ऊंची उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वह कभी उड़कर इधर उड़ जाती हैं, कभी उधर, कभी यहाँ बैठती हैं और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभु के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती हैं। शिव शंभु आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। आज शिव शंभु की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेल का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभु बुलबुलों का राजा ही नहीं, महाराजा है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया। शिव शंभु ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है। वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के रंग रूप के फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश हैं, उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने का बागीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिव शंभु भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था, पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा, है मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ? माता पिता कहाँ? मेरा घर कहाँ? इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक कुलबुलाकर उठ बैठा। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया। आपने माई लाड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं
बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है? खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं? और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? इस बार के बजट की वक्रता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्रता है। जरा इसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो, यह दोनों काम सो हुए या ड्यूटी? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज होगा, उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी? ऐसा तो आप भी न समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए वहीं वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरे झूले और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका न था। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खाली नुमाइशी थी, भारतवर्ष में बहुत पहले से ही मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को? शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्ते ताउस से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की हैं। चीज़ें वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो। माता पिता की याद आते ही बालक से शंभु का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन, वह एम्फी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीज़ों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माई लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिव शंभु शर्मा का यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूषी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे की कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली आदमी कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी न था, पर वह सब कुछ कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या न रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडाउन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? यह मूर्ति किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। माई लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी? आइए मूर्तियाँ दिखावें। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, उस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है और देखिए एक स्मृति मंदिर। यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन 2 यादगारों की आपके जीने में कुछ इज्जत हो।
मतलब समाप्त हो गया। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस स्वप्न की है। तो मित्रों, यह निबंध इन्होंने लिखा था बाल मुकुंद गुप्त जी ने बनाम डाला था लॉर्ड कर्जन। उन्होंने उनके शासन पर एक तीखा व्यंग्य किया है और बताया है कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कार्य कीजिए जो जनता के लिए हितकारी हो। मूर्तियां बनवाने से या दिल्ली दरबार लगवाने से इससे जनता आपको चिरकाल तक स्मरण नहीं रखेगी। इसी प्रकार का तीखा व्यंग्य करते हुए उन्होंने उनको 8 पत्र लिखे हैं और अगले की जो क्लासेस होगी उसमें हम अगला पार्ट इसका लेकर के आएंगे। तो कैसी लगी आपको यह क्लास, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइए और आप सभी क्लासेस को ध्यानपूर्वक से पढ़िए। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन आने वाला है। तब तक हमारी तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।